आज मेरे साथ मौजूद है विजू शाह और बात होगी बहुत ही खूबसूरत संगीत की। स्वागत है आपका। नमस्कार। हमने जैसे बोला कि बहुत ही खूबसूरत संगीत की बात होगी आज। हाँ, हमने इसलिए बोला क्योंकि आपने तो वो दौर देखा है जिसमें रफ़ी साहब भी थे, किशोर दा भी थे और मुकेश जी भी थे, और फिर आपने नए सिंगर्स का भी दौर देखा साथ में, क्योंकि हाँ, तो हम ये बोले कि कुछ अगर बात हो कि उस पुराने संगीत की जब आप अपने पिताजी के साथ संगीत में राइट, राइट, राइट। इंटर कर रहे थे आप। यानी आप जैसे रफ़ी साहब की बात करें, मुकेश जी के साथ बात कर रहे हैं और किशोर दा की, तो मैं उन दिनों की बात जब यानी मैं एज अ म्यूजिशियन रहता था, मीन्स डैडी के और आनिश भाई के यानी मेरे अंकल के गानों में असिस्ट करता था, पहले बजाना शुरू किया। और काफ़ी गाने में जब जहाँ रफ़ी साहब ने गाया है, किशोर दा ने गाया है और मुकेश साहब की एक बात ये, क्योंकि मैंने पिक्चर देखे कि मैं उनकी गोद में बैठा हूँ और हारमोनियम बजा रहा हूँ, जब उन्होंने डैडी के म्यूज़िक रूम का की ओपनिंग की थी। ऐसे कोई पिक्चर था जहाँ मैंने देखा, तो मैंने पूछा कि भाई ये, तो बोला नहीं ये उस वक्त का फ़ोटो है जब डैडी या मुकेश साहब ने म्यूज़िक रूम की ओपनिंग की थी, और तब उन्होंने उनको गोद में बिठा के। और किशोर दा के साथ तो डेफिनेटली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि उनके साथ उनके शोज़ पे मैं 2 टूर में साथ में गया था, तो उनको थोड़ा और करीब से जानने की मुझे मौका मिला। लेकिन एक डेफिनेटली एक खलिश रह जाएगी ये कि मैं अपने संगीत में उनको गवा नहीं पाया उस वक्त के ये। लेकिन काफ़ी गानों में डैडी के और अंकल के गानों में उन्होंने गाया है, और मैं तब असिस्ट भी कर रहा था और बजा भी रहा था। एक चीज़ कही जाती है कि वो जो दौर था उसमें वो रफ़ी साहब और किशोर दा में बड़ा कॉम्पिटिशन चलता था, क्या ऐसा था? क्योंकि आपने वो दौर देखा है। कंपटीशन यानी ऑफ कोर्स वहाँ तक तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर करता भी नहीं था, लेकिन मैं अपने बस जो बजाना था या क्या होता, क्योंकि बहुत छोटा था मैं तब। लेकिन डेफिनेटली एक जो काम जिस तरह से हो रहा था तब और आज जैसे हो रहा है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उतना मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि एक इंटरेक्शन था, क्योंकि म्यूजिशियन सब साथ में थे, एक लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, 100 म्यूजिशियन रहते थे, तो एक डिसिप्लिन, अवेयरनेस और सीरियसनेस बजाने में, क्योंकि अगर टेक कट होता था तो वापस शुरुआत से गाना करना, यानी वो एक मज़ा ही एक और था। आज तो क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसलिए पता नहीं कौन कब आता है, क्या डबिंग करता है और कहाँ चले जाता है कब, तो पता भी नहीं सकता। करीब 74 के आसपास जो है वो ये रेडीमेड म्यूज़िक जिसको हम बोलें, जो सिंथेसाइज़र वगैरह आने शुरू हो गए थे इंडिया में, और उसके बाद जैसे आपने बताया था कि आप बाहर से लेके आए थे एक इंस्ट्रूमेंट, सिंथेसाइज़र हाँ। इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे, और वो सबसे पहले आपने बजाया था डॉन में। हाँ, डॉन यानी हमने फर्स्ट यूज़ किया ये सिंथेसाइज़र था मिनी कॉर्ग, और ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, जो मेरे लाइफ का फर्स्ट रिकॉर्डिंग सॉन्ग रिकॉर्डिंग था डैडी। और मुझे तो डेट भी याद है, 24 अगस्त 1974। और मुझे याद है कि मैं स्कूल से छुट्टी लेके गया था ये रिकॉर्डिंग में, और तब से मेरी रुचि म्यूज़िक में बढ़ने लगी, क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग था कि ये इंस्ट्रूमेंट में इतने साउंड निकल रहे, तो आगे जाके इसमें और रिसर्च होगा और इससे और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे। और वही हुआ कि साल दर साल नए नए इंस्ट्रूमेंट आते गए, जिसमें काफ़ी काफ़ी चेंजेस आते गए, और धीरे धीरे मुझे लगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर शुरू हो गया। शुरू। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे, लेकिन लाइव था सब। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आए ये थे, लेकिन उतने ही म्यूजिशियन रहते थे, उतना ही एक साउंड में आप बोलते हैं ना कि एक नया डायमेंशन होता है कि भाई एक ऐड हो एक, गया था। हाँ, एक वही स्ट्रोक सेक्शन पहले बजाते थे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करने से एक साउंड को बिगनेस, एक नया डायमेंशन मिलता था, तो वही काम करते थे, लेकिन फिर भी सब लाइव। तो ये एक डेफिनेटली मज़ा था जो आज नहीं है। आज खत्म सा हो गया। हाँ, कहा जाता है कि आपकी पहली फिल्म विश्व आत्मा थी, लेकिन आपने म्यूजिक त्रिदेव हाँ, का म्यूजिक आपने ली यानी थी। ये जो है कि त्रिदेव में हम लोग यानी जो शुरुआत में करूँ, तो अगर युद्ध में मैं और राजीव गानों में बैठते थे ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि
वो ज़्यादा मेरे साथ ट्यून कर पाता था। तो जैसे गाना बन गया तो हम लोग रात भर बैठते थे कि इसको कैसे, इसका रिदम क्या होगा या इसका साउंड। और तब इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री की था राजीव, उसको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ज़्यादा समझ। तो गाना बन गया, फिर उसमें क्या साउंड डालने, कैसे करना है, ये है। तो हमारी ट्यूनिंग उस दौरान बहुत, हम लोग क्लोज होते गए एक दूसरे कि भाई वो, मैं भी उसे समझने लगा कि उससे क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या लाइकिंग है। और त्रिदेव के टाइम उसने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग गाना बनाते और फिर डैडी को उनको सुनाएंगे, ऐसे क्यों नहीं करें। मैं भी थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन बोले कि नहीं, कोशिश करते हैं। और हमने ऐसे शुरुआत की कि गाने हम लोग ट्यून बनाते तो उससे, क्योंकि उसको ट्यून पहले समझ में आती थी, ट्यून बना के फिर मुक्षी साहब लिखते थे, और फिर वो गाना हम डैडी और को, अंकल को सुनाते थे कि भाई ऐसे ऐसे। और डैडी का हमेशा एक उसूल था कि भाई डायरेक्टर अगर खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। हमेशा वो पहले ही, राजीव तुमको अच्छा लगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो तो हमेशा पहले से ही उनका ये नहीं कि ऐसे करो या वैसे करो, वो कुछ नहीं है। बोले कि यू आर हैप्पी ना, बस। तो बोले ठीक है, तो वैसे ऐसे करके त्रिदेव का त्रिदेव का म्यूजिक जो आपने ही तैयार किया था, त्रिदेव का पूरा म्यूजिक जो आपने हाँ हाँ, यानी और हमने काफ़ी उसमें इसलिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो गाने सारे इंडियन बेस्ड ही है गाने, लेकिन साउंड पूरा इलेक्ट्रॉनिक का है। तो नया एक साउंड दिया गया, और वही चाहता था राजीव के, कुछ भले इंडियन हो लेकिन यहीं से प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके बाद जो फिर सिलसिला आपका शुरू हो गया सोलो का। हाँ, फिर यानी बाद में विश्वास था, उसने बोला कि मैं भी जो अभी इस टाइम ऐसे ऐसे, उसने खुद ही डिसीजन, मैंने हालांकि दीदी में आपको बताया कि भाई मैं ओरिजिनल जो एग्रीमेंट बना था वो डैडी और अंकल के नाम पे बना था। तो मैंने बोला राजीव इसको मुझे चेंज नहीं करना है किसी। बोला मैं एक अलग कैप्शन दूंगा तेरे नाम का। मैं बोला वो ठीक है। हालांकि उसने डैडी और सबसे बात भी की थी कि आपको कोई इतराज़ है अगर मैं, तो बोला मुझमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मुझे कोई ये चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे हो। ये तो ठीक है चल गया इसलिए लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं चला होता तो आपने जो टूर्स बहुत किया, आपने बच्चन साहब के साथ भी बहुत टूर किया आपने। हाँ बहुत, यानी तो टूर कैसे हुआ करते थे उस जमाने में? ओह बहुत, यानी बहुत, यानी काफ़ी टूर्स के और बहुत बड़े बड़े शोज़ किए। एंड एक सबसे बहुत कुछ उनसे सीखने भी मिला है, एक डेडिकेशन, एक सीरियसनेस, एक इन्वॉल्वमेंट शो में। और जो सबसे बड़ा शो हमने पहले जो किया था वो था जायंट स्टेडियम, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, 1990 के 89 था। और उसके बाद वही सेम जुम्मा जुम्मा इन लंदन हमने किया था, लंदन में, जो एक वेम्बली स्टेडियम में आई थिंक तो एक ही शो हुआ है आज तक जो, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे शो था। यानी पूरी टीम क्रू वहाँ की, और एक मैनेजमेंट टोटल प्रोफेशनल जो है वो गोरो लोग का। और ऑफ कोर्स एक जो शोज़ तो पहले भी बहुत किए थे हम लोग ने ये, लेकिन ये एक दूसरे लेवल के ही शोज़ थे जिसमें ऐसे नहीं, सब लाइव गाते थे, ये है वो है, यानी एक शो, बाकायदा शो लगता था। ऐसे नहीं कि आके डांस करके चले गए या ये करके। इतने बड़े हस्ती के आप बेटे, जाहिर सी बात, इतनी बड़ी हस्ती का बेटा होना एक अपने में गर्व की बात होती है, फख्र की बात होती है। कहीं पे कोई नुकसान कभी हुआ उस नाम को लेके? कहीं पे लोगों ने ये सोचा कि यार इतनी बड़ी हस्ती का लड़का है, इसको चांस मिल गया हो, या कभी सी आपको ऐसा वो तो, लगा? यानी मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट ही समझता हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में बिलोंग करता हूँ कि मुझे सब प्लेट पे ही मिला है। अभी यहाँ से तो आगे ले जाना मेरा काम है यहाँ से, लेकिन मुझे सराउंडिंग पूरा मिला जो काफ़ी लोगों को नसीब नहीं होता। यानी कैसी सिटिंग्स होती थी, अच्छे डायरेक्टरों से मिलना, ये। लेकिन मैंने कतई ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। मैं खुश था मेरे म्यूजिशियन में, क्योंकि मेरे को रुचि थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, नए नए साज आते थे तो सारा दिन बैठा रहता था, इसमें क्या साउंड आएंगे, इसमें क्या आता है, इतना करो तब तक तो और एक नया इंस्ट्रूमेंट आ जाता। तो काफ़ी, यानी मैं खुश था म्यूज़िक बैकग्राउंड करना, बजाना। फिर धीरे धीरे मैंने बाहर बजाना शुरू किया, जैसे बप्पी दा के यहाँ बजाया, आनंद मिलिंद के यहाँ बजाया, राजू भाई के यहाँ बजाया, काफ़ी, यानी नदीम श्रवण, इन लोग के साथ। तो एक
और एक बड़ा बड़ा नया नया एक्सपीरियंस भी मिलते गया कि भाई कैसे काम होता है म्यूज़िक। और फिर ऑफ कोर्स डैडी का इस म्यूज़िक में मैं असिस्ट करता था तो काफ़ी टाइम यहाँ जाना। फिर ये दौर आया जैसे कि भाई मेरे ऊपर आया कि भाई हम लोग म्यूज़िक करते इसका, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ गया इधर कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गई। लेकिन क्योंकि आप जैसे बताया कि भाई एक होता है कि नहीं कन्हैया भाई का लड़का है तो इसको डेफिनेट हाँ एक ओपनिंग तो मिलती है, नो डाउट। आज आपको क्योंकि आप उसी माहौल में हैं, आप इतने लोगों को मिलते हो, लोग को तो मिलना नसीब नहीं होता है कि भाई इनसे कैसे लेकिन आपको काम करते देखते हुए जैसे फिरोज साहब थे तो सिटिंग में बैठे हैं तो उनको पता है कि अरे विजू ये कर रहा है ये कर रहा है, तो डेफिनेटली एक इंटरेक्शन तो होता ही है ये कर। आपने फिरोज साहब के साथ भी ना बहुत काम किया आपने, हाँ जैसे कि जाबाज वगैरह के म्यूजिक में भी आप जो रहे उनके साथ में, आपने वहाँ पे लंदन में जाके आपने उनका म्यूजिक जो कंप्लीट करवाया था, उसके 2 गाने में फिर लंदन में रिकॉर्ड हुए थे। जाबाज के एक तो हर किसी को नहीं मिलता और जाने जाना जो वहाँ रिकॉर्ड किए थे। उनका काम करने का अंदाज कैसा था? फिरोज साहब वो एक भी एक अपना ही स्टाइल था उनका काम करने का, बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करना। काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे हाँ, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता था कि जो, लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं अपनी राय नहीं दूंगा तो फ़ायदा क्या। आप भले बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे अपनी राय तो देनी पड़ेगी कि भाई मुझे ये नहीं ठीक लग रहा है। आप बोलेंगे अच्छा है तो मुझे अच्छा बोलना ये ज़रूरी तो नहीं है। तो उस मामले में बहुत काफ़ी डिस्कशन होते थे, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन ठीक है आई मीन वो मेरे बड़े थे तो रिस्पेक्ट है, लेकिन मज़ा आता था उनके साथ काम। आपके गाने इतने हिट हैं, चाहे वो मोरा का हो चाहे गुप्त के हो, ज़बरदस्त हिट सॉन्ग्स रहे हैं आपके, तो आखिर फिर बीच में ये आप एकदम से किनारे हो गए फिल्मों से, क्या चक्कर? नहीं ऐसे कुछ नहीं, वैसे भी मैंने बहुत सारी ज़्यादा फिल्में तो की नहीं है वैसे भी, पहले भी अगर आप देखने जाओ तो ठीक है मैं अपने पेस पे काम करता हूँ कि दिस इज, लेकिन होता है पता नहीं कभी कई लोगों को ऐसा लगता है बहुत अनअप्रोचेबल है, बहुत ईगोइस्टिक है या पता नहीं मुझे क्या है, जो मुझे सुनने मिलता है बात, बट ऐसा कुछ है नहीं। जो आई मीन जो भी काम मुझे आया है या दिस मैं अपने तो 100% देता हूँ काम। फिर वो गाना अभी हो सकता है कभी कि भाई चलो आज हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी की, तब भी ऐसा मुझे भी टेंशन था कि इतनी बड़ी पिक्चर है अभी इसका म्यूज़िक का क्या होगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करके जान लगा दी थी उस म्यूज़िक, और चलो ईश्वर की दुआ से म्यूज़िक भी चला था ये था। और वैसे आप जो सवाल कर रहे हैं उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन मेरे को एक इंग्लिश कहावत के व्हेनेवर आई फाइंड द की टू सक्सेस समबडी समवेयर चेंजेस द लॉक। तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया, जैसे आपने एक दौर देखा अपने फादर के साथ देखा, फिर उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट अपना दौर देखा एक बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद अब जो दौर चल रहा है ये काफ़ी चेंज हो गया, और मतलब अब तो ऐसा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं वो भी सिंगर्स बन गए हैं और सब कुछ खुद ही हाँ कर ले रहे हैं। ये धीरे धीरे सही था ही कि भाई सभी लोग ने गाना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो आप पहले एक दौर था तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर गाना गाते थे पंचमदा को छोड़ के, अगर आप वो दौर में शंकर जयकिशन जी थे, कन्हैया जी थे, पंचमदा थे, बर्मंदा थे, लक्ष्मीकांत बेहरलाल जी थे, तो आपने कभी एक आध गाना लक्ष्मी जी ने कहीं गाया होगा तो पता, पंचमदा गाते थे वो कहीं एक आध कोई गाना आज सा आज, लेकिन आज आप देखो तो है कि भाई है, बट ठीक है ये भी एक दौर है कि भाई सभी लोग सभी म्यूजिक डायरेक्टर गा रहे हैं आज। तो कहीं लगता है शायद कि हमको नहीं भी मैं गाना गा चाहिए। नहीं पा रहा हूँ, मैं बंद मुट्ठी लाख की खुल गई दो लाख की वो हिसाब है। अच्छा, एक चीज़ हम और भी सुना करते थे या देखा करते थे, लोग ये बोलते हैं जब पीक पे इंसान चला जाता था, चाहे सिंगर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, जब पीक पे होते थे तो वो लोग जो है अपनी दुनिया छोड़ के, खासकर बॉलीवुड छोड़ के, और फिर वो वर्ल्ड टूर्स पे निकल जाया करते, जिसकी वजह से काम सफ़र होता था और उसकी वजह से नए नए लोग आते गए, उनको रिप्लेस करते गए। ये बात नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। ये अभी देखिए कई को कि भाई आज आपके गाने चल रहे हैं तो आज को आप आज ही इसको इनकैश करना है। अगर ये गाने को आप 3 साल के बाद आपके पास कोई आएगा नहीं टूर करने के लिए, क्योंकि आज आपके गाने चल रहे इसलिए शायद आएंगे, तो लोग अगर ये चांस मिस कर जाते हैं तो शायद इनके बाद दोबारा पता नहीं कि पिक्चरें चलेंगी आगे नहीं चलेगी, तो मेक हे वाइल द सन शाइन, ये हिसाब है।
तो उस चीज़ से आप एग्री नहीं करते? नहीं नहीं, वैसे उस ये जो भी आज आप देखेंगे, जैसे मैं आपको म्यूजिशियन के इसमें भी बोलता हूँ कि एज ए म्यूजिक हमारे जब टाइम पे कितने म्यूजिशियन नए आते, लेकिन हमें पता था कि फलाना कोई आया, फलाना ये है, वो हो, ये पता रहता था। आज तो पता ही नहीं है, कोई ये नाम लेता है, कोई वो नाम लेता है, कोई इधर से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। विजय, चलते चलते पूछेंगे आपसे कि अगर आपके अपने 5 अगर कोई बहुत दिल के करीब गाने हों तो कौन से होंगे? निकालना मुश्किल होगा, मुझे पता नहीं नहीं, मैं यानी जो मैं हाँ। पसंद करता हूँ मेरे इसमें, तो मैंने हम जब गाने बनाते उसमें कमर्शियल गाने भी होते, वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते जो अपने खुद को पसंद होते कि भाई नहीं है। जैसे एक गाना था मोहरा में, सुबह से लेकर शाम तक, वो एक ड्यूएट गाना था। वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब हम ये सिटिंग कर रहे थे, बख्शी साहब ने कहा कि ऐसा मैं एक रोमांटिक गाना आपको मुखड़ा सुनाता हूँ जिसमें एक डिफरेंट वे से एक रोमांस की प्यार का इजहार है। और उन्होंने मुखड़ा सुनाया और राजीव को बहुत अच्छा लगा, बोले कि यार ये मुखड़ा मुझे। एक ये गाना था, एक इसको लय में थोड़ा आप सुना पाएंगे? नहीं, आप गाने का तो मुझे बहुत करके दी, लेकिन ये फिल्म मोहरा का ये गाना था जो आई थिंक सो उदित नारायण और साधना जी ने गाया। ऑफकोर्स ये गाना हालांकि बहुत चला हुआ था और ये विश्वास मांगा सात समुंदर पार, वो आज भी चल रहा है ये, लेकिन वो एक फेवरेट गाना था। एक फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने, कुछ मेरे दिल ने कहा, ये जो ABCL की फर्स्ट और जॉय ऑगस्टिन डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी पहली पिक्चर थी ये। वो एक गाना मेरे दिल के करीब है। फिर गुप्त में दो गाने जो बहुत मेरे करीब है, एक मेरे सनम और एक बेचैनिया। बेचैनिया इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही गाना जो बना था वो रिदम पे बना था, इसलिए मुझे, क्योंकि एक रिदम राजीव को अच्छा लगा था तो हमने गाना उस पर बेस करके ये किया था। और गाना काफ़ी अच्छा गाया भी था उदित और का भी। और ऑफ कोर्स ये मेरा है एज अ कमर्शियल डिस्क, वो किसी डिस्को में जाए आज भी चलता है वो? नहीं, वो एक अच्छा है क्योंकि वो एक गाना था और एक उसमें बबली रोमांटिक सॉन्ग बोलो और ये करके, और क्योंकि इफ़ेक्ट बहुत काम कर गया, जैसे उसमें वो जो इफ़ेक्ट था उस गाने में, तो साउंड भी कैसे प्ले कर सकता है गानों में, वो एक बहुत ये कर। विजय जी, आपके जो गाने हैं पब्लिक को आज भी ज़बान पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि एक से एक सब सुपरहिट गाने आपके। और हम ये दुआ करेंगे ये जो म्यूज़िक आप जो देते चले आ रहे हैं, ये आगे भी जल्द से जल्द जो इंडस्ट्री में वापस आए और सबको वो जो म्यूज़िक है फिर से याद होना चाहिए और फिर नई चीज़ें बाहर आनी चाहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।